हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है ग्रुप 1890 के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए ग्रुप 1890। ग्रुप 1890 की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी और 1963 में हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा भी गया है कि ग्रुप 1890 की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो अगस्त कब हुई थी? अगस्त 1962 में स्थापना कहाँ पे? भावनगर, गुजरात में हुई थी, ठीक है। क्योंकि जो ग्रुप 1890 है, ये जिस भवन में या जिस घर में इसका जो स्थापना हुई थी उसका नंबर जो था ना, नंबर प्लेट जैसे नहीं लिखवाते हैं ना, तो वही उस मकान का नंबर ये था 1890, इसीलिए उसका नाम रख दिया ग्रुप 1890। लेकिन इसकी स्थापना 1962 अगस्त 1962 में हुई थी। कहाँ? भावनगर, गुजरात में। लेकिन इसको जो है स्वीकृति का मतलब कि इसको अपनाया गया था 1963 में नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसलिए स्थापना की बात आ जाए तो 1962 भावनगर, गुजरात में हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृति कब मिली थी और कहाँ मिली थी। इसको औपचारिक रूप से स्वीकृति जो है 1963 ईस्वी में कहाँ मिली थी? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में 1963 ईस्वी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब इसकी जो स्थापना है करी किसने थी? देखिए ग्रुप 1890 के संस्थापक जो थे वो जे स्वामीनाथन थे, जगदीश स्वामीनाथन, ठीक है। तो जे स्वामीनाथन इसके संस्थापक थे। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे, ठीक है, कारण क्या था? क्यों ये नाम दिया गया है ग्रुप 1890? 1890 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना। तो ये नाम आखिर ये क्यों दिया गया? क्योंकि यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर जो था, उस भवन का नंबर 1890 था, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो कि ग्रुप 1890 की स्थापना जिसके मकान पर हुई, मतलब किसके मकान पर हुई थी, वो किसका मकान था? तो उस मकान के मालिक कौन थे? जे पांड्या, ठीक है। जे पांड्या के मकान नंबर 1890 पर हुई थी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, जे पांड्या के मकान नंबर 1890 पर, ठीक है। मतलब जे पांड्या के मकान यानी कि भवन पर इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट कि ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य थे। ये जो ग्रुप 1890 था इसके सदस्य के बारे में पूछ रहा, कितने सदस्य थे। तो ग्रुप याद रखना, ग्रुप 1890 में कितने सदस्य थे? 12 सदस्यों का ग्रुप था ये, 12 सदस्यों का, ठीक है। ग्रुप 1890 में 12 सदस्य थे। कौन कौन थे? जे स्वामीनाथन, इन्होंने ही स्थापना की थी ना। और सदस्य कौन थे? जयराम पटेल थे, ठीक है। राजेश मेहरा थे, गुलाम मोहम्मद शेख थे और राघव कनेरिया, एक मिनट, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, ठीक है। ज्योति भट्ट यानी ज्योति मनशंकर भट्ट पूरा नाम है इनका। अंबादास, एम रेड्डप्पा नायडू, बाल कृष्ण पटेल, ठीक है। और एस.जी. निगम, एरिक वोवेन। क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाता है कि राघव कनेरिया, या पूछ दिया जाए कि बाल कृष्ण पटेल किस ग्रुप से संबंधित हैं, ठीक है। इनका संबंध किस ग्रुप से है पता होना चाहिए। ग्रुप 1890 के जो है कलाकार हैं, ठीक है।
तो कौन कौन है? जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत साहा, ज्योति भट्ट, अंबा दास, एम रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. निगम और एरिक बोवेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? फैक्ट। फैक्ट का मतलब देखिए, तथ्य क्या है कि ग्रुप 1890 का कैटलॉग जो है वो किसने तैयार किया था? कैटलॉग की बात हो रही है। ग्रुप 1890 का, एक मिनट, ग्रुप 1890 का जो कैटलॉग था, ठीक है, वो किसने तैयार किया था? वो अति यथार्थवादी कवि तथा मैक्सिको के राजदूत, जिनका नाम क्या था? ऑक्टेवियो पॉज। ठीक है, तो ग्रुप 1890 का जो कैटलॉग था वो किसने तैयार किया था? ऑक्टेवियो पॉज ने तैयार किया था। ये ऑक्टेवियो पॉज जो थे मैक्सिकन यानी मैक्सिको के राजदूत थे और अति यथार्थवादी कवि थे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है? लेबिंथ ऑफ सॉलिट्यूड। लेबिंथ ऑफ सॉलिट्यूड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये किसने लिखी है? ऑक्टेवियो पॉज की ये पुस्तक है, लेबिंथ ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, अच्छा चलिए एक मिनट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। तो इसकी वो ग्रुप 1890 था, इसकी ये जो प्रदर्शनी हुई थी वो पहली भी थी और अंतिम भी थी। ठीक है, तो ग्रुप 1890 और कब हुई थी इसकी प्रदर्शनी? ये एक मिनट, वो 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो ग्रुप 1890 की जो पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। ग्रुप 1890 की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 20 से 29 अक्टूबर 1963 को, ठीक है, कहाँ हुई थी? रविंद्र भवन नई दिल्ली में तो हुई थी। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? वेरी इम्पोर्टेंट है, इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके, तो कब हुई थी? 1963 में इसकी जो है क्या प्रदर्शनी की बात हो रही है। ठीक है, 20 से 29 अक्टूबर 1963 में पहली और अंतिम प्रदर्शनी रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और रविंद्रालय भवन अगर पूछ लिया जाए ना तो ये कहाँ है पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो रविंद्र भवन वो तो नई दिल्ली में, लेकिन रविंद्रालय भवन जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 1890 की जो प्रदर्शनी थी पहली और अंतिम, ठीक है, 1963 में हुई थी, 20 से 29 अक्टूबर 1963 में रविंद्र भवन नई दिल्ली में। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए इसका कि ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार आज प्रसिद्ध जो है, जो कि चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार हैं। चित्रकार भी हैं, ठीक है, पेंटिंग भी करते हैं, कवि भी हैं, ठीक है, कला इतिहासकार भी हैं। तो वो हैं जी.एम. शेख, मतलब गुलाम मोहम्मद शेख। जी.एम. शेख जो है चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं और कला इतिहासकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट और ये ग्रुप 1890 के कलाकार हैं, ये याद रखना। ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन थे? प्रिंट मेकर, छापाकार कौन है? वो है ज्योति भट्ट। ठीक है, ग्रुप 1890 के कलाकार हैं ज्योति भट्ट, प्रिंट मेकर हैं ये। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। ठीक है, देखिए क्या है, अब हम पढ़ेंगे भारत भवन। एक मिनट एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। देखिए चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे भारत भवन भोपाल 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत भवन कहाँ पे है? भारत भवन भोपाल में है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक, और भारत
कला भवन अगर पूछा जाए तो बनारस, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये केवल भारत भवन है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 ईस्वी में भोपाल में हुई थी। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। और संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो अशोक वाजपेयी थे। ठीक है, एक मिनट देखिए, अशोक वाजपेयी संस्थापक थे। और ये थे कौन? ये भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, भारतीय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पूर्व अधिकारी थे। ठीक है, और कवि भी थे। ठीक है, और साहित्य कला आलोचक भी थे। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी थे, कवि भी थे। ठीक है, कविताएं लिखते थे अशोक वाजपेयी, और साहित्य कला आलोचक भी थे। ठीक है, और ये भारत भवन के संस्थापक थे। अब प्रथम निदेशक पूछा जाए किसके? भारत भवन के, तो वो जे स्वामीनाथन थे। कौन? प्रथम निदेशक, तो जे स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्या है कि भारत भवन भोपाल को डिज़ाइन किसने किया था? इसको जो डिज़ाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। ठीक है, भारत भवन भोपाल को डिज़ाइन चार्ल्स कोरिया ने किया था। देखिए भारत भवन में कितने अंग हैं? अंग की बात पूछा जाए तो भारत भवन में 5 अंग हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से अंग हैं इसके बारे में देखते हैं हम। पहला जो अंग है उसका नाम ये देखिए, एक सेकेंड, पहला अंग जिसका नाम है रूपंकर। रूपंकर का मतलब क्या होता है? रूप। ठीक है, वो ललित कला का संग्रहालय है, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, तो ललित कला के संग्रहालय को रूपंकर शब्द कहा गया। रूपंकर हुआ एक पहला अंग। दूसरा है रंगमंडल, तो इसमें रंगमंच आता है। वागर्थ है तीसरा, इसमें भारतीय कविताओं का केंद्र है। ये वागर्थ जो है भारतीय कविताओं का केंद्र को वागर्थ। और फिर आता है अनहद, इसमें शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। ये इसको कहते हैं अनहद। और छवि, 5वां अंग है छवि। छवि जो है वो सिनेमा के लिए है। ठीक है, अब देखिए तो 5 अंग कौन कौन से हो गए हैं? भारत भवन के 5 अंग हैं, रूपंकर, रंगमंडल, वागर्थ, अनहद और छवि। और इस पता होना चाहिए काहे के लिए। देखिए तो ललित कला का संग्रहालय को रूपंकर, रंगमंच, रंग और रंगमंच इधर भी। ठीक है, रंगमंडल, रंगमंच। ठीक है, जो वागर्थ जो है भारतीय कविताओं, ठीक है, का केंद्र है ये। और जो अनहद है वो शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है, उसको क्या बोलेंगे? अनहद। ठीक है, और छवि सिनेमा के लिए है, क्योंकि सिनेमा में छवियाँ दिखती हैं, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, तो और वागर्थ कैसे? जैसे भारतीय कविताओं में वा आया ना, तो इस तरह से कैसे भी आप याद कर लें। ठीक है, और अब देखिए ये 5 अंग हो गए भारत भवन के। अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट कि भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह है। भारत में जो सबसे बड़ा संग्रह काहे का? जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह पूछ रहा है भारत में, तो वो है भारत भवन भोपाल। जो भारत भवन भोपाल जो है वो जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह है भारत में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी या कलाकार जो भारत भवन से जुड़े रहे हैं, तो वो कौन से कलाकार हैं? या संस्कृत कर्मी बोलिए चाहे कलाकार, जो किससे जुड़े हैं? भारत भवन से। तो वो कौन से थे? वो प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन कौन? एम.एफ. हुसैन है, सैयद हैदर रजा भी किससे जुड़े थे? भारत भवन में रह के इन्होंने जो है इन्होंने या तो शिक्षा प्राप्त की है, जैसे एम.एफ. हुसैन ने किया था इन्होंने, या फिर वहाँ थोड़ा सा काम भी किया। तो एम.एफ. हुसैन है, सैयद हैदर रजा है,
और हबीब तनवीर हैं, बंसी कौल है और अलखनंदन। ठीक है, तो ये तो कौन कौन से जो कलाकार हैं तो भारत भवन से जुड़े रहे थे, तो वो IMF हुसैन, सैयद हैदर रज़ा, हबीब तनवीर, बंसी कौल, अलखनंदन। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट जो आता है देखिए क्या है कि भारत भवन भोपाल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन थे। भारत भवन भोपाल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वो थे प्रेम शंकर शुक्ल। ठीक है, कौन है इस पूछ रहे हैं कि कौन है, तो प्रेम शंकर शुक्ल जो हैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं भारत भवन भोपाल के। ठीक है, चलिए अभी एक मिनट। अब चलिए अब नेक्स्ट तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ अब हम आगे पढ़ेंगे क्या दिया है। जो नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड, इसमें कलर चेंज थोड़ा सा करें हम इसी। चलिए ठीक है। नहीं देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राचीन ग्रंथों में जो है कला का उल्लेख कि जो प्राचीन ग्रंथ थे उसमें कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया, हर ग्रंथ में अलग अलग कलाओं का उल्लेख है, कितनी है उनकी संख्या दी हुई है। देखिए जैसे एक मिनट, ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार ग्रंथ का नाम ललित विस्तार है। इसमें कितनी कलाओं के बारे में, 86 कलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा जो है प्रबंध कोश ग्रंथ में 72 कलाएं हैं और यजुर्वेद में 64 कलाओं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, देखिए 64 कलाओं के बारे में, और कामसूत्र में भी 64 कलाओं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, यजुर्वेद में भी एक सेकंड यजुर्वेद में अरे भाई क्या हो रहा है, देखिए तो प्रबंध कोश में तो 72 कलाओं के बारे में बताया। ठीक है, यजुर्वेद में 64 कलाएं। ठीक है, कामसूत्र में भी 64 कलाएं हैं, कादम्बरी में भी 64 कलाओं के बारे में लिखा है, 64 कलाएं हैं, और अग्नि पुराण में भी 64 कलाएं हैं, शुक्र नीति सार में भी 64 कलाओं के बारे में लिखा है। ठीक है, तो 64 कलाएं, कितने ग्रंथ हैं, 5 ग्रंथ में 64 कलाओं के बारे में याद रखना। कौन कौन से ग्रंथ, यजुर्वेद ग्रंथ, कामसूत्र का से कादम्बरी याद रख लेना, अग्नि पुराण ग्रंथ, शुक्र नीति सार ग्रंथ, इनमें 64 कलाओं के बारे में लिखा गया है। लेकिन प्रबंध कोश में उसमें 72 कलाओं के बारे में, और ललित विस्तार में सबसे ज़्यादा 86 जो कलाओं के बारे में ललित विस्तार में मिलता है, और 72 कलाएं प्रबंध कोश में। ठीक है, और चलिए अब नेक्स्ट जो आता है देखिए, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट देखिए किसके बारे में, कला की परिभाषा। ठीक है, देखिए जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कला के लिए जो परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्लेटो जो थे, ठीक है, प्लेटो ने कला की क्या परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि जो कला होती है ना वो सत्य की अनुकृति होती है। इन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने कला को क्या माना है, अनुकरण माना है। ठीक है, चलिए देखिए एक मिनट। तो देखिए कला को सत्य की अनुकृति माना है।
प्लेटो ने, और कला अनुकरण है, अनुकरण मतलब कोई नकल होती है, किसी भी चीज़ की नकल करके ही ना, कला इस तरह से इन्होंने कहा है कि वो अनुकरण होती है कला। अब महान सत्य की प्रतिकृति, ठीक है, प्रतिकृति, अनुकृति या अनुकरण, ठीक है, एक ही बात देखिए, महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या माना है। किसने? गेटे ने, ठीक है, ये परिभाषा दी है कि महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही जो है वो सबसे बड़ी समस्या, किसने माना? गेटे ने। महान सत्य की प्रतिकृति को प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है, ये गेटे ने कहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए जो कुछ भी नेक्स्ट शतपथ जो थे, देखिए शतपथ में क्या लिखा है, एक मिनट, शतपथ इन्होंने क्या कि जो कुछ भी देव शिल्पों प्रकृति का जो प्रतिरूप या अनुकृति है, ठीक है, वह शिल्प है, ये शतपथ ग्रंथ होता है, ठीक है, उसमें ये बात लिखी है कि जो कुछ भी देव शिल्पों जैसे प्रकृति है उसका जो प्रतिरूप है, अनुकृति होती है ना प्रकृति का, वो ही शिल्प होता है, ये शतपथ में लिखा है। अब जो क्रोचे थे, ठीक है, क्रोचे ने क्या कहा है? क्रोचे ने बाह्य प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति माना है कला को। तो बाह्य प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति, ठीक है, वो किसने माना है? क्रोचे ने माना है, ठीक है, कला को। और हीगल जो थे, इन्होंने कला को भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है, ठीक है। तो हीगल ने कला को भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम किसने माना है? हीगल ने, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉलस्टॉय, उन्होंने क्या कहा है, देखिए टॉलस्टॉय जो थे, उन्होंने क्या कहा कि अपने भावों की क्रिया देखिए अपने भाव, जो हमारे भाव होते हैं उनकी क्रिया रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा, ठीक है, इस प्रकार अभिव्यक्त करना, ठीक है, कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव जागे, वही कला होती है, उसी को कला माना है, ठीक है। यानी कि हम तो बना रहे हैं जो भी चित्र रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके मन में भी वही भाव जाग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कला। ये किसने बोला है? टॉलस्टॉय ने परिभाषा दी है। अब देखिए रस्किन ने क्या कहा है? रस्किन ने कला को ये कहा है कि कला जो होती है वो एक अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, क्या होती है? अभिव्यक्ति। अब शैली के अनुसार कला जो होती है वो कल्पना की अभिव्यक्ति होती है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये तो केवल रस्किन ने कहा, लेकिन शैली ने कला कल्पना की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, कल्पना की अभिव्यक्ति माना है शैली ने। नेक्स्ट आता है, एक मिनट देखिए, कि फ्राइड ने क्या बोला है कि जो कला होती है वो दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप माना है इन्होंने। जो दमित वासनाएं होती हैं उनका उभरा हुआ रूप किसने माना है? फ्राइड ने माना है, ठीक है, ये कला की परिभाषा दी इन्होंने। अब आते हैं श्याम सुंदर दास ने कला को क्या कहा है? कला के लिए कि जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण या सुंदरता आ जाती है तो वही कला होती है, ठीक है, वह उसको कला माना है कि चाहे वो कहते हैं कि जिस गुण या कौशल के कारण किसी भी वस्तु में उपयोगी गुण या सुंदरता आ जाए तो वही कला होती है, तो इस श्याम सुंदर दास ने कहा है। अब नेक्स्ट जो आते हैं हर्बर्ट रीड के अनुसार कि जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप है उसे कला कहते हैं,
ठीक है, जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप है तो उसे कला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति जो है करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि जो मनुष्य है वो कला में अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, ये बातें याद रखना, याद करना है। अब जो बस थोड़ा सा और पढ़ाते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर कल नेक्स्ट देखिए। अब जो पॉइंट है वो है आकृतियाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट क्या है, आकृतियाँ। ठीक है, और ताल के बारे में। तो देखिए, जो मनुष्य की जो आकृतियाँ और जो आकृतियाँ दी हैं कि इस तरह की जो आकृतियाँ बनते हैं, देखिए, और उनके ताल, कितने ताल में ये आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप याद करने का तरीका देखें तो आप इस तरह से याद करना। ये तो इधर उधर से दिया है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मानव आकृतियाँ, सबसे पहले जो आकृति को ले लें आप, बाल आकृति, क्योंकि बचपन में जैसे बाल बच्चा होता है ना, छोटे से बाल आकृति, तो उसका वो कितने ताल में, 5 ताल का है। ठीक है, फिर बाल के बाद आ जाता है, बाल बच्चा बड़ा हुआ तो फिर वो बालक जो है बड़ा हुआ तो कुमार बनेगा ना, कुमार अवस्था में आएगा तो कुमार। ठीक है, कुमार आकृति ये 8 ताल का होगा। अगर मान लो जो बाल का मतलब वही बचपन में, जैसे कि बच्चा होता है ना, वो कक्षा 5 तक पढ़ा, ऐसे याद कर लो, तो 5 ताल का हो गया। कुमार जो थोड़ा सा बड़ा हो, कक्षा 8 तक। ठीक है, इस तरह से तो 8 ताल का कुमार, और फिर कुमार से बना मानव। ठीक है, मानव भी साधारण मानव है तो 8 ताल का, उत्तम मानव है तो 9 ताल का, याद रख लेना। ठीक है, फिर बच्चा और भी जब वो बड़ा हो जाता है वो 12 ताल का, जब 12th क्लास में आते हैं बच्चे थोड़े से भयानक हो जाते हैं, तो भयानक शब्द आ जाते हैं, तो 12 ताल का, 12th तक वो भयानक। ऐसे राक्षस 16 ताल का। ठीक है, जो 12th पास करके जब ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो ऐसे करके तो वो 16 था, राक्षस के रूप, इस तरह से कैसे भी याद कर लें, या राक्षस में, या फिर वो अपना एक तैयार करने का एक तरीका है, कैसे भी याद कर लें। ठीक है, तो जैसे बाल 5 ताल का, कुमार 8 ताल का हो गया है, मानव 8 ताल और 9 ताल का, साधारण में 8 और उत्तम में 9 ताल, और भयानक 12 ताल का, और राक्षस 16 ताल का। ठीक है, आप कैसे भी इसको याद कर लें, ये पूछा ही जाता है, आकृतियाँ ताल उसके। अब आता है रसों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट, रस और उससे संबंधित भाव। ठीक है, तो देखिए, जो रस हैं, ठीक, और उनके भाव। अब रस नॉर्मली देखा जाए तो रस 9 प्रकार के रस होते हैं, तो 9 ही भाव होंगे उनके, लेकिन भरत मुनि के अनुसार अगर देखा जाए तो 8 उन्होंने रस बताए थे, 8 ही भाव। तो पहले हम रस जो यहाँ पे दिया है, वैसे 9 रस के बारे में देखिए। तो पहला श्रृंगार रस, श्रृंगार रस इसका भाव होता है श्रृंगार रस का रति। ठीक है, और फिर हास्य रस का भाव हास होता है, और करुण रस का भाव शोक होता है, वीर रस का भाव होता है उत्साह, रौद्र रस इसका भाव होता है क्रोध। ठीक है, भयानक जो रस होता है उसका भय होता है भाव, और बीभत्स रस का जो भाव होता है घृणा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, बीभत्स रस हो गया। अब अद्भुत रस, अद्भुत रस का भाव क्या हो गया, आश्चर्य रस, भाव हो गया इसका अद्भुत का। शांत जो भाव वो होता है, रस का नाम है शांत, और इसका भाव निर्वेद। ठीक है, तो ये रस दिया होता है, भाव पूछा जाता है, तो शांत रस का भाव निर्वेद।
तो देखिए श्रृंगार रस जो होता है इसका कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, ठीक है, हास्य रस, ठीक है, श्रृंगार, हास्य, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत रस। और श्रृंगार का भाव रति होता है, हास्य का हास, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है और रौद्र का जो रस है उसका जो भाव होता है क्रोध होता है, भयानक का भय होता है, बीभत्स का घृणा होता है और अद्भुत का आश्चर्य होता है, शांत का निर्वेद भाव होता है। ये याद रखना। ओके, चलिए आगे पॉइंट की ओर आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे जो फैक्ट किसके बारे में ये है, ये दिया है, देखिए यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या दी है, ठीक है, और रस के बारे में दिया है और प्रतीक रंग जो वो रस है ना, तो उनके प्रतीक रंग किस और उनके लक्षण के बारे में दिया है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसे स्थायी भाव और रस, जैसे ये है ना श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव आपको पता होगा रति होता है। इनके अनुसार 8 ही रस बताए हैं भरत मुनि ने, ठीक है। तो श्रृंगार रस है तो इसका भाव रति होता है। इसका जो कलर होता है श्रृंगार रस का जो प्रतीक रंग है श्याम रंग और लक्षण क्या है? स्त्री पुरुष प्रेम, ठीक है। फिर आता है हास्य रस, तो इसका भाव जो होता है हास्य होता है और रंग जो होता है वो श्वेत रंग, प्रतीक रंग श्वेत और हास्याप्रद कार्य, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट अब पूरा आ जाएगा, हाँ 2 तक हो गया। देखिए करुण रस, देखिए करुण रस है ना, तीसरा करुण रस का स्थायी भाव शोक और रंग कपोत और वियोग जो होगा इसका लक्षण होगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए इस रस का, ठीक है। अब आता है वीर रस, उत्साह, स्थायी भाव गौर जो होता है, रंग होता है सत्कार का उत्साह, ठीक है, लक्षण हुआ। रौद्र रस हुआ, क्रोध इसका भाव हुआ और रक्त रंग हो गया, दुष्ट दलन इसका लक्षण हो गया। फिर नेक्स्ट आता बीभत्स रस और जुगुप्सा इसका घृणा या जुगुप्सा, एक ही बात है। जुगुप्सा जो है स्थायी भाव हो गया किसका? बीभत्स का या घृणा। और नील जो है इसका रंग होता है, घृणा जो होता है इसका लक्षण भी होता है, ठीक है। भयानक रस है, इसका भय होता है। स्थायी भाव कृष्ण जो रंग होता है काला, वो भयानक का रंग है, ये अनिष्ट की आशंका, ओके, इसका लक्षण हो गया है। अब देखिए अद्भुत रस है, विस्मय इसका आश्चर्य या विस्मय स्थायी भाव हो गया। पीत जो है इसका कलर हो गया है और अलौकिकता लक्षण हो गया है, अद्भुत का अलौकिकता, ओके। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया है, आधा घंटा तक हो गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है वैसे, चलिए रस छोटा छोटा है वो हम बता देते हैं। देखिए देखिए अब क्या दिया है आगे। अब रस सिद्धांत दिए हैं कुछ, जो है रस सिद्धांत और व्याख्याकार के बारे में बताते हैं। रस सिद्धांत और उस रस सिद्धांत की किसने व्याख्या की है, उन विद्वानों के बारे में बताते हैं। तो देखिए रस सिद्धांत, पहला रस सिद्धांत कौन सा है? आरोपवाद। आरोपवाद को हम उत्पत्तिवाद रस सिद्धांत भी बोलेंगे, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। इस
रस सिद्धांत जो है आरोपवाद उत्पत्तिवाद को जो है किसने दिया था? ये सिद्धांत भट्टलोल्लट ने, ठीक है। व्याख्याकार किसने व्याख्या की थी इसकी? भट्टलोल्लट ने, ठीक है। फिर आते हैं अनुमितवाद, ये सिद्धांत दिया था। अनुमितवाद रस सिद्धांत को शंकुक ने दिया था, ठीक है। अब देखिए क्या है, भुक्तिवाद सिद्धांत, इसको भट्टनायक ने दिया था। तो रस सिद्धांत भुक्तिवाद को भट्टनायक ने, अभिव्यक्तिवाद रस सिद्धांत को अभिनव गुप्त ने दिया था, ठीक है। देखो भाष्य भुक्तिवाद, भाष्य भट्टनायक, और अभिव्यक्तिवाद आशय अभी दिया ना, अभिव्यक्तिवाद और अभिनव गुप्त ने, ठीक है। और अनुमितवाद को शंकुक ने, और आरोपवाद या उत्पत्तिवाद को भट्टलोल्लट ने, ठीक है। ये रस सिद्धांत 4 थे, चारों इसकी व्याख्या क्या बता दी। अब आता है, अब किसके बारे अब बताएंगे, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय दिए हैं और उनके व्याख्याकार। तो संप्रदाय हैं और उनके व्याख्याकार के बारे में, ठीक है। देखिए ये तो प्रमुख संप्रदाय, इधर व्याख्याकार, ठीक। देखिए 4 ही संप्रदाय, जैसे 4 हमने अभी आपको बताया था, रस सिद्धांत और उनके व्याख्याकार। अब 4 क्या है, ये संप्रदाय और व्याख्याकार। देखिए संप्रदाय किसके? काव्य शास्त्र के, भारतीय काव्य। तो ध्वनि सिद्धांत, हाँ, तो संप्रदाय में सिद्धांत शब्द लगा हुआ है लास्ट में, याद रखना। ध्वनि सिद्धांत दिया था आनंदवर्धन ने, अलंकार सिद्धांत दिया था आचार्य भामह ने, और रीत सिद्धांत आचार्य वामन ने, ठीक है। और चित्त सिद्धांत को आचार्य क्षेमेंद्र ने, ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र ने दिया था, ठीक। तो ध्वनि सिद्धांत को आनंदवर्धन ने, अलंकार सिद्धांत को आचार्य भामह ने, रीति सिद्धांत को आचार्य वामन ने दिया था, ठीक है। और औचित्य सिद्धांत को आचार्य क्षेमेंद्र ने दिया था। ओके, चलिए अब ये यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट जो है कल ग्रंथ और उनके रचनाकार किसने लिखा वो कल बताएंगे, ठीक है। तो ये रस सिद्धांत और व्याख्याकार और संप्रदाय और व्याख्याकार के बारे में बता दिया यहाँ तक। और अब मिलेंगे कल नए वीडियो में। और तब देखिए आपसे जो ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ पढ़ने वालों के पास, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैसी लगती है वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।